एक पार्षद का चुनाव जीत गए तो अपने हिंदू दोस्त को कुत्ता बनाकर मारने की बात करने लगे। अब हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सबसे ज़्यादा सेक्युलर कौन बनता था? अधीर रंजन चौधरी। जैसे ही यूसुफ पठान मुर्शिदाबाद में आते हैं वैसे ही वहाँ की जनता अधीर रंजन चौधरी को नकार देती है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में भी मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। कट्टरपंथ का बोलबाला वहाँ पर हो गया। इतना लंबा बैकग्राउंड बता कर लाया हूँ ना, वो इसीलिए है कि मुंबई में एक पार्षद की सीट जीतने पर एक 22 साल की लड़की कहती है कि पूरे मुमरा को हरा कर देंगे। ये वही मानसिकता है जिसने 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि 1947 को पाकिस्तान का निर्माण किया था। और पाकिस्तान में जैसे ही उस क्षेत्र में भारत का क्षेत्र था, उस क्षेत्र में बहुसंख्यक हो गए, एक नया राष्ट्र बना लिया। भारत का एक हिस्सा था बंगाल, उसमें पूर्वी बंगाल में बहुसंख्यक हो गए, बांग्लादेश बना लिया। आप इस बात को समझ जाइए कि वहाँ जितेंद्र आवान नाम के एक बहुत बड़े नेता एनसीपी के, यूनुस शेख के 23 साल के दोस्त, यूनुस शेख कौन? उस लड़की के पिताजी जो कह रही है मुमरा को हरा कर देंगे। एक पार्षद की सीट जीतने पर कहता है अपने 23 साल पुराने दोस्त को, उसको कुत्ता बना के मारूंगा। क्यों? 23 साल की दोस्ती खत्म हो गई। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम। हाल ही में बीएमसी के चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद एक पार्षद जीत गई वहां से, और जीतने के बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उस वीडियो में जो वायरल है उसमें वो कह रही हैं कि कैसा हराया, और हारने के बाद आने वाले 5 साल में पूरे मुब्रा को हरा कर दिया जाएगा। उस पार्षद का नाम है सहर शेख। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और हमारे साथ मोहम्मद फैज़ खान मौजूद है। फैज़ भाई, मुझे आप एक बात बताइए, कैसा हराया और आने वाले 5 साल में पूरे क्षेत्र को हरा कर दिया जाएगा, इस बयान का क्या मतलब समझा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, इस्लाम के नाम पर बहुत सारे लोगों ने कट्टरपंथ भी फैलाया, उग्रवाद फैलाया, अतिवाद फैलाया और आतंकवाद भी फैलाया। फिर कहता हूँ, इस्लाम शांति का मज़हब है, लेकिन लोगों ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए और सत्ता प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। और इसी सत्ता को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान का निर्माण हुआ मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, जो सूअर खाता था, शराब पीता था, न कलमा पढ़ता था, न हज, न रोज़ा, न ज़कात। ऐसा घृणित व्यक्ति इस्लाम का इस्तेमाल करके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना लेता है। और ये रज़ाकार 1947 में ये योजना बनाते हैं कि जो भारत का हैदराबाद है उसको पाकिस्तान में मिला देंगे। और ये रज़ाकारों की पार्टी आज भी ज़िंदा है। आपको पता है उसका नाम क्या है? मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो जो इतना लंबा बैकग्राउंड बता कर लाया हूँ ना, वो इसीलिए है कि मुंबई में एक पार्षद की सीट जीतने पर एक 22 साल की लड़की कहती है कि पूरे मुमरा को हरा कर देंगे। ये वही मानसिकता है जिसने 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि 1947 को पाकिस्तान का निर्माण किया था। और पाकिस्तान में जैसे ही उस क्षेत्र में भारत का क्षेत्र था, उस क्षेत्र में बहुसंख्यक हो गए, एक नया राष्ट्र बना लिया। भारत का एक हिस्सा था बंगाल, उसमें पूर्वी बंगाल में बहुसंख्यक हो गए, बांग्लादेश बना लिया। आप इस बात को समझ जाइए कि वहाँ जितेंद्र आवान नाम के एक बहुत बड़े नेता एनसीपी के, यूनुस शेख के 23 साल के दोस्त, यूनुस शेख कौन? उस लड़की के पिताजी जो कह रही है मुमरा को हरा कर देंगे। एक पार्षद की सीट जीतने पर कहता है अपने 23 साल पुराने दोस्त को, उसको कुत्ता बना के मारूंगा। क्यों? 23 साल की दोस्ती खत्म हो गई। एक पार्षद का चुनाव जीत गए तो अपने हिंदू दोस्त को कुत्ता बनाकर मारने की बात करने लगे। अब हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सबसे ज़्यादा सेक्युलर कौन बनता था? अधीर रंजन चौधरी। जैसे ही यूसुफ पठान मुर्शिदाबाद में आते हैं वैसे ही वहाँ की जनता अधीर रंजन चौधरी को नकार देती है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में भी मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। कट्टरपंथ का बोलबाला वहाँ पर हो गया। और समाजवादी पार्टी, अब इसका भी आखिरी वक्त आ रहा है,
क्योंकि उत्तर प्रदेश में MIM चुनाव लड़ने वाली है। NCP का नेता जितेंद्र आवान गाज़ा फिलिस्तीन की टी-शर्ट पहन के घूमा करता था, इफ्तार पार्टी का बेताज बादशाह कहलाता था, कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए राम मंदिर, राम जी, राम सेतु का विरोध करता था। तुष्टीकरण, अपराधीकरण को बढ़ावा दिया, मुस्लिम तुष्टीकरण की सीमा पार की। उसका परिणाम ये हुआ कि उसी का दोस्त यूनुस शेख उसको कुत्ता बनाकर मारने की बात कर रहा है। अगर ये नहीं समझे, कौन? अखिलेश अगर नहीं समझते हैं तो यही हाल उनका भी होगा। तुष्टीकरण से काम नहीं चलेगा, अफ्तार पार्टी से काम नहीं चलेगा, अपराधीकरण से काम नहीं चलेगा। आपको मुसलमानों के बीच सही लीडरशिप, पॉजिटिव लीडरशिप, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाली लीडरशिप डेवलप करनी होगी, नहीं तो अपराधियों को बढ़ावा दोगे, यही हाल होगा। वहाँ पे 2-4 सीट वो जीतेंगे MIM वाले, कहेंगे अखिलेश, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह चुके हैं मुंबई में कि कुत्ता बना के मारेंगे। अखिलेश यादव अब भी सावधान नहीं हुए और तुष्टीकरण की राजनीति इन लोगों ने बंद नहीं की, तो इनका भी यही हाल होने वाला है। MIM जाएगी जहाँ जहाँ जाएगी और एक आध सीट भी जीती तो यही स्टेटमेंट आएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश को हरा कर देंगे। वहाँ के नेताओं के बारे में बोलेंगे इनको कुत्ता बना के मारेंगे। फिर कहता हूँ, तुष्टीकरण, अपराधीकरण बंद करो, पॉजिटिव राजनीति करो, तभी कुछ हो पाएगा। तो हरे में समस्या क्या है? तो उनकी पार्टी का रंग है। आपने सुदीन ओवैसी के इतिहास की बात करी है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की बात है, वो देश हित के कार्यों में खड़े रहे, पूरी देशभक्ति दिखाई उन्होंने उस समय। तो महाराज, मीठे मीठे में फंसोगे और खुद भी मरोगे और बाकी लोगों को भी मरवाओगे। और कट्टरपंथी पार्टी को इस तरीके से सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सारे मीडिया चैनल में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ ये पाकिस्तान सपोर्टर है, और नहीं भी है तो भारत में अलग फिर एक मुस्लिम नेशन की मांग करने लग जाएंगे। नहीं जी, कोई पाकिस्तानी नहीं है, नहीं, किसी को कोई अलग नेशन नहीं बना रहा है। अंधे हो क्या यार? भारत के एक हिस्से में बहुसंख्यक हुए तो पाकिस्तान बनवा लिया ना, एक हिस्से में हुए तो बांग्लादेश बनवा लिया ना, एक हिस्से में हुए तो कश्मीर से हिंदुओं को मार मार के, महिलाओं के साथ बलात्कार करके, आरे से चीर के और चावल में खून मिलाकर खिला दिया ना। एक हिस्सा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लिया ना, उससे भी चैन नहीं पड़ा तो आकर यहाँ पर कलमा पूछकर और कपड़े उतरवा कर हत्या कर दी ना। और उसके बाद भी दिल्ली की सड़कों पर घूमती हुई एक लड़की ये कहती है कि मुझे मुसलमान होने के नाम पर घर नहीं मिल रहा है, मेरे साथ तो जुल्म हो रहा है। मतलब इतना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर दे दिया, कश्मीर से ख़त्म कर दिया, फिर भी दिल्ली में आकर हिंदू के बेडरूम पे कब्जा करना है। तू मुस्लिम इलाके में क्यों नहीं गई भाई? यानी कि तुझे किसी मुस्लिम ने नहीं दिया घर, तो तूने ये क्यों नहीं कहा कि मुस्लिम मुझे घर नहीं दे रहे? हिंदुओं को बदनाम करना है कि मुझे हिंदू होने के कारण, मुझे मुस्लिम होने के कारण हिंदू घर नहीं दे रहे। तो ये पॉलिसी समझो, थोड़ा सा लाइक व्यू के लिए, थोड़ा सेक्युलर बनने के लिए, थोड़ा अपनी छवि उदार दिखाने के लिए, ये चैनल्स के कारण ये देश बर्बाद हो जाएगा। और तुम जैसी यूट्यूबर जो है ना, खुलकर कट्टरपंथ का विरोध किया करो, ध्यान रखना, मीठी मीठी बात जाके मत कर दिया करो। अगर वो बोलता है तो उसका विरोध करो, किसी आतंकवादी को वो शहीद बोले तो उसका विरोध करो। अफजल गुरु, बुरहान वानी, कसाब, याकूब मेमन आतंकवादी हैं। कोई मीठी मीठी बात करके उमर खालिद, शर्जिल इमाम बेचारे स्टूडेंट हैं ऐसा कहे? नहीं, वो आतंकियों के स्लीपर सेल हैं। उन्होंने कहा कि अफजल गुरु के आदर्श पर चलते हुए हम कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे। उमर खालिद का क्या स्टेटमेंट था? भारत ने ऑक्यूपाई किया हुआ है कश्मीर को, उसको डिफेंड मत करो स्टूडेंट बोलकर। उमर खालिद ने और शर्जिल इमाम ने क्या कहा? असम को परमानेंटली नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर देंगे, चिकन नेक काट कर। और उसका बाप इतना बेशरम है कि इसका उमर खालिद का आंखों में थोड़ी सी शर्म नहीं है, ममदानी के पास जाके लेटर लिखवा रहा है। अरे थोड़ी शर्मिंदगी रखता कि ऐसा गद्दार बेटा पैदा किया जो भारत से कश्मीर को अलग करना चाहता है
और हाथ जोड़कर पूरे देश की जनता के सामने दंडवत लौट कर माफ़ी मांगता उसका बाप कि माफ़ कर दो, ऐसा मैंने हरामखोर आतंकी बेटा पैदा किया है, तो उसकी बजाय मीडिया में बैठकर बातें कर रहा है। नहीं नहीं, हमने ममदानी से बात की, हम उसे छुड़ाने के लिए जज साहब से अपील करें। भाई क्यों छोड़ेंगे साले आतंकवादी तरह बेटा, बम ब्लास्ट करने के लिए छोड़ेंगे? कश्मीर को अलग करेगा वो भारत से? हर आँख का तारा है, तारा ही रहेगा। जन्नत का नज़ारा है, नज़ारा ही रहेगा। दहशत से कभी हम न डरे थे, न डरेंगे। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। क्यों छोड़ेंगे? आंखों में शर्म नहीं है? बेशरम लोग भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं। भगत सिंह ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए युद्ध किया था अंग्रेज़ों से। ये इस देश को तोड़ने के लिए करे। टुकड़े गैंग है। उमर खालिद कौन है? टुकड़े गैंग। शर्जील इमाम कौन है? टुकड़े गैंग। स्वरा भास्कर कौन है? टुकड़े गैंग। ये आरफा खानम शेरवानी कौन है? टुकड़े गैंग। नेहा सिंह राठौर कौन है? टुकड़े गैंग। और इंडियन आर्मी देख रहे हो ना, आतंकियों की खोपड़ी खोल रही है। ये टुकड़े गैंग भी जाने वाला है। बेटा भारत को टुकड़े करने की कोशिश करोगे, इंडियन आर्मी तुम्हारे टुकड़े कर देगी, ध्यान रखना। भारत को तोड़ने की कोशिश करोगे, इंडियन आर्मी तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगी, याद रखना। मैं इस देश के मुसलमानों से निवेदन करता हूं कि जो कट्टरपंथी मौलाना कट्टरपंथ की शिक्षा देते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का होगा। पाकिस्तान बनवाया, क्या हुआ? 35,000 भिखारी सऊदी अरब जाकर भीख मांगते हुए पकड़ाए। सलमान भाई ने उनको पैक एंड बैक कर दिया। सलमान भाई कौन? सऊदी के किंग। अफ़गानिस्तान बनाया, क्या हुआ? महिलाओं को स्कूल कॉलेज जाने का अधिकार नहीं है। कोई महिला की लिखी हुई किताब यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जा सकती है अफ़गानिस्तान के। ईरान बनाया, क्या हुआ? हिजाब पहनना कंपलसरी, लड़कियां हिजाब जला रही हैं, क्रांति कर रही हैं। ये गाज़ा फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में जाते हैं, ईरान के सपोर्ट में बोलने में इनकी नानी मर रही है। क्यों जी? ईरान के सपोर्ट में, ईरान की महिलाओं के सपोर्ट, ऐसे तो बड़े लिब्रांडू बने घूमते हो। भारत में महिलाओं को हिजाब पहनाने के लिए घूमते रहते हो, और वहाँ हिजाब में बंद कैद महिलाएं हिजाब से आज़ाद होना चाहती है। तो अमेरिका के एजेंट है, इजराइल के एजेंट है, तुम किसके? तुम ISI के एजेंट नहीं हो हैं? ये आरफा खानम शेरवानी, नेहा सिंह राठौर के वीडियो का इस्तेमाल ISI और पाक आर्मी नहीं करती है भारत को बदनाम करने के लिए। तो ये दोहरी राजनीति बंद करो। और मैं मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि इन कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए। ईरान का हाल देख लो, पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान का, बांग्लादेश का, आपका ही नुकसान है। भारत बहुत अच्छा देश है। वहाँ अफ़गानिस्तान में सिखों को मारा जाता है, भारत आते हैं। कनाडा में कहीं कोई दिक्कत हो, भारत आते हैं। गल्फ़ में, कुवैत में भारतीय बसे हैं, वहाँ दिक्कत होती है, भारत आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोई दिक्कत होती है, भारत आते हैं। इंग्लैंड में रहते हैं, कोई दिक्कत होती है, भारत आते हैं। यूक्रेन में रहते हैं, पढ़ने जाते हैं, कोई दिक्कत होती है, भारत आते हैं। तो भारत सबके लिए सुरक्षित है ना? भारत भारतवासियों के लिए सुरक्षित है ना? अबे इसको नरक क्यों बना रहे हो? यहाँ बोलने की आज़ादी है तो उस आज़ादी का इस्तेमाल करके भारत के ही खिलाफ क्यों बोल रहे हो? यहाँ लोकतंत्र है तो उस लोकतंत्र का इस्तेमाल करके भारत को ही ख़त्म करने के लिए क्यों उस लोकतंत्र का इस्तेमाल कर रहे हो? हमने उसका शमैल नदवी, एक अभी नया नया जाकिर नायक का छोटा रिचार्ज आया है, हमने अपनी शरीयत से समझौता कर लिया। हम जिसने जो कहा कि डेमोक्रेसी मान लो, हमने मान लिया। हमें नहीं माननी चाहिए थी। अबे ऐसा क्यों बोल रहे रे? भारत को तोड़ने के लिए डेमोक्रेसी नहीं मानूंगा, संविधान नहीं मानूंगा। जी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि संविधान का अनुच्छेद 19 में मुझे बोलने की आज़ादी देता है। अबे हरामखोर, तो जो संविधान तुझे बोलने की आज़ादी देता है उसी संविधान के खिलाफ बोलेगा? साले गद्दार कहीं के। जो स्वतंत्रता तुझे यहां पर रहने का, खुलकर धर्म प्रचार करने का अधिकार दे रहे, उसी स्वतंत्रता को खत्म कर देगा। हम शरीयत लेकर आएंगे। तुम जैसे निकम्मे लोगों के लिए, कट्टरपंथी लोगों के लिए पाकिस्तान बना के दिया था। जितनी गंदगी गूमूत करना है वहां हगो जाके। भारत देश को सुरक्षित रहने दो। भारत देश में सर्वधर्म समभाव कायम रहने दो। इसको चलाओ। शमैल नदवी, जाकिर नायक का छोटा रिचार्ज है, 2 कौड़ी का आदमी, फिलॉसफी का पी नहीं पता है जिसको, बिल्कुल सतही लॉजिक दे देकर और एक तरफा डिबेट में अपने लोगों से बैठा के तालियां बजवाकर खुश हो रहा है। ये 2 शब्द, मतलब ये इसने सिद्ध कर दिया है मदरसा छाप है। मदरसा छाप कैसे है पता है? पूरे जीवन में इसने प्रूफ किया कि मदरसे में केवल 2 ही शब्द अंग्रेजी के सीख के आया है, इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेज और कंटिंजेंसी।
और उसी को बोल बोल के दोनों गुरु चेला आलू खा खा के नाच रहे थे पूरी डिबेट में। आलू खाया नाचा, आलू खाया नाचा, कंटिंजेंसी नाचा, फिर डांस किया, इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेज प्रूफ कर दिया। और उनके चेले चपाटे उसको वायरल कर करके ताली बजा रहे हैं, अरे गुरुजी ने 2 अंग्रेजी का शब्द बोला, 2 अंग्रेजी का शब्द बोला। मतलब बता दिया कि कभी अंग्रेजी का शब्द इन लोगों ने न बोला था न सुना था। उसका गुरु भी वहां पर बैठकर कंटिंजेंसी, जावेद साहब आपके फादर शायर थे, उनके फादर शायर थे, कहीं तो जाकर रुकना, बस उसी में। उसके बाद इन लोगों ने एक पॉडकास्ट भी किया, उसमें भी वो 2 शब्द बोल बोल के कूद रहे थे। अरे मैंने तो कंटिंजेंसी पूछा था, इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेस पूछा था। मतलब अभी तक उस पर वो लोग खुश हो रहे हैं, 2 ही शब्द अंग्रेजी का सीखा था, बाकी 72 हूर आइंस्टीन ने दिया E = mc²। और ये शुमैल नदवी जैसे जाकिर नायक के छोटे रिचार्ज ने दिया 1 = 72। मतलब एक बम बांध के फटो 72 मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगी। बेवकूफ़ बने ये लोग, गधे, मूर्ख। इस्लाम ने क्लियर कट कह दिया है कि माँ के कदमों में जन्नत है और जन्नत में हूर है। A = B, B = C, तो A = C, तो माँ के कदमों में हूर है। माँ की सेवा करो, अपनी माँ और अपने बच्चे को जन्म देने वाली माँ। स्त्रियों का यहाँ की सम्मान करो, और वहाँ हूरों की सरदार भी यहाँ की तुम्हारी पत्नी होगी। कहने का मतलब ये है वो हूर ठूर कुछ नहीं मिलेगी। जो अपनी बहन बेटियाँ हैं दुनिया की, उनकी इज्जत करो, आतंकवाद फैलाना बंद करो। खान साहब, मुझे आप एक बात बताइए, मेरा एक सवाल आपसे ये है, जब कोई हिंदूवादी नेता कोई पार्षद बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, अगर वो जय श्री राम का नारा लगा दे या अपनी हिंदू रीति रिवाज के तहत पूजा करे, तो आरफा खानम शेरवानी जैसे तमाम जितने भी पत्रकार हैं लेफ्ट ग्रुप के, वो कहते हैं कि ये तो एक सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं। अब जैसे ये शहर शेख जो पार्षद बनी है, अस्सलाम वालेकुम बोलती हैं तो अल्लाह की जीत है, तमाम जितनी भी इस्लाम की बातें करती हैं, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन हिंदूवादी नेता अगर जीतने के बाद हिंदुओं के लिए 4 शब्द बोलते तो कहते हैं कि तो हिंदुओं के नेता हैं, अगर आप विधायक बन गए, सांसद बन गए, तो आप सबके हैं, आपको किसने वोट भी नहीं दिया, आप सबके नेता हैं। तब भी देखो, आरफा खानम शेरवानी को जो दौड़ा दौड़ा के मारा था, इतना मारा था, इतनी कुटाई की थी, मार मार के मुंह कान फोड़ डाला था उसका वैचारिक रूप से। आरिफ मोहम्मद खान साहब, वो ऐसे ही कुतर्क बेतुके प्रश्न आरिफ मोहम्मद खान साहब से पूछ रही थी। कहा उन्होंने, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ, कैसे देश में रहती है तो? सीरिया में रहना चाहती है, इराक में रहना चाहती है, यमन में रहना चाहती है, सोमालिया में रहना चाहती है, युगांडा में रहना चाहती है? हमें कैसे दे, भारत को एक ऐसा देश बोल रही है। जा, थोड़ा सा वर्ल्ड सिटीज़न है, ग्लोबल सिटीज़न, थोड़ा दिन सोमालिया युगांडा घूम के आ, यमन घूम के आ, पता चलेगा ग्लोबल सिटीज़न। लिब्रांडू, मैं भी मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है, मैं भी कुरान शरीफ की आयत पढ़ के बात चालू करता हूँ, बिस्मिल्लाह और सलाम करके बात चालू करता हूँ। ये मेरा बिस्मिल्लाह और सलाम स्वीकार नहीं करते हैं, मुझे कहते हैं बीजेपी का दलाल है, आरएसएस का दलाल है। क्यों? क्योंकि मैं भारतीय राष्ट्रवाद की बात करता हूँ, वतन से मोहब्बत की बात करता हूँ। तो इनकी नज़र में बीजेपी और आरएसएस का दलाल हूँ। अच्छी बात है, यदि बीजेपी और आरएसएस वतन से मोहब्बत करना सिखाती है और मोहम्मद फैज़ खान उसमें है, तो इससे बढ़कर, तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती। तो तू भी बीजेपी आरएसएस में आ जा, तू फिलिस्तीन जिंदाबाद छोड़कर और भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग छोड़कर भारत जिंदाबाद बोलने लगेगी, तो तेरी बुद्धि में सुधार होगा। जब कोई हिंदू नेता जय श्री राम कहे, वंदे मातरम कहे, ओम नमः शिवाय कहे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, तो ये सांप्रदायिक हो जाते हैं कि भाई सांप्रदायिकता बढ़ रही है। और वो शहर शेख खुल कर कह रही है कि पूरे मुमरा को हरा कर देंगे। और कैसे हराया, एक मतलब उसके चेहरे पर तकब्बुर देखो, कैसा हराया। मतलब एक पार्षद जीतकर इतना तकब्बुर, इतना तकब्बुर, इतना अहंकार, इतना घमंड। अल्लाह घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता है। और फिर कहती है कि उसका बाप कहता है कि तुम्हें इस मुमरा से भगा दे, घुसने नहीं देंगे, कुत्ते की तरह मारेंगे और पूरे मुमरा को हरा कर देंगे। क्लियर है, क्लियर है कि ये फिर से वो जिन्ना वाली पॉलिसी, कट्टरपंथ वाली पॉलिसी इस देश में लाना चाहते हैं। और आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग इनके स्लीपर सेल हैं। और मैं तमाम भारतीयों से विरोध करता हूं कि किसी भी स्तर पर
MIM का समर्थन ना करें, थोड़ा सा भी उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर ना रखें। आप आरफा खानम शेरवानी, नेहा सिंह राठौर और ऐसे लोगों के लिए, शर्जील इमाम, ऐसे लोगों के लिए उमर खालिद थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर ना रखें, ना थोड़ा सॉफ्ट, नए स्टूडेंट है ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट ना दें। सभी से, मुसलमानों को भी बहुत ख़तरा है और हिंदुओं को भी बहुत ख़तरा है। तो थोड़ा नहीं जी सबको चलने दो, अबे आतंकियों को लेके नहीं चल सकते हम, सीधी सी बात। उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रख सकते, क्योंकि देश में बम ब्लास्ट कर देंगे, पूरे देश में आतंकी गतिविधि फैलाना चालू कर देंगे। तो जिसको गले लगाना है उसको गले लगाया जाएगा और जिसको जेल में डालना है उसको जेल में डाला जाएगा, सीधी बात। आप तमाम आरोप लगा रहे हैं हसनैन की पार्टी पर, लेकिन 7 पार्षद जीत गए हैं BMC में। एक हिंदू नेता भी इस बार उनकी पार्टी से बना है। तो जोगेंद्र नाथ मंडल भी गए थे, जोगेंद्र नाथ मंडल को कुत्ता बना के मारा, यही स्टेटमेंट है ना, कुत्ता बना के मारेंगे। जोगेंद्र नाथ मंडल को लेके गए थे ऐसे ही कि चलो 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 भाई पाकिस्तान बना रहे हैं, यहाँ तो हिंदुओं के बीच में दलितों को कोई अधिकार नहीं है, दलितों को जो थोड़े बहुत बचे हैं आज भी पाकिस्तान में जिंदा जलाया जा रहा है। बांग्लादेश क्या है, पाकिस्तान से ही तो अलग होके बना, जिंदा जलाया जा रहा है। आपको पता है पाकिस्तान में आज भी जो वहाँ पे जो हिंदू रह गए हैं उनके लिए जो नौकरी है वो हमेशा 3rd ग्रेड की है, मतलब स्वीपर की ही नौकरी मिलेगी। ज़्यादातर दलित गए थे जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ, तो उनको आज भी वहाँ स्वीपर की नौकरी दी जाती है, सीवर साफ करने की नौकरी दी। हिंदुओं को अधिकार नहीं है। एक आध हिंदू दानिश कनेरिया जैसा बन जाता है बड़ा क्रिकेटर, उसके साथ बैठकर ये लोग खाना नहीं खाते। तो वो जो एक हिंदू जीता है ना, उसका हाल भी जोगेंद्र नाथ मंडल की तरह होने वाला है। तो हिंदू इनके बहकावे में बिल्कुल ना है और मुस्लिम तो बिल्कुल ना है। मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों में धर्म सुधार आंदोलन चाहता हूँ और मुसलमानों में कट्टरपंथ फैलेगा तो क्या स्थिति होती है ये अच्छे से जानता हूँ और हिंदू भी जानता है और लोगों ने देखा भी हुआ है। इसीलिए हम कट्टरपंथ का विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों में एक धर्म सुधार आंदोलन की बात कर रहे हैं। यदि कट्टरपंथ बढ़ता है तो उसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। ये बात गल्फ समझ गया है, UAE समझ चुका है इस बात को, बहरीन समझ चुका है इस बात को, सऊदी अरब समझ चुका है इस बात को। आपको पता है तबलीगी जमात सऊदी अरब में बैन है, यहाँ बैन नहीं है, क्योंकि वो कट्टरपंथ को समझ चुका है। फिर मैं कहता हूँ, मैं UAE गया, एक दक्षिण भारत के भाई मुझे मिले, कहे भैया मैं 20 साल से हूँ, हिंदू हूँ, दक्षिण भारत से आया हूँ, IT का इंजीनियर हूँ। किसी लोकल अरबी व्यक्ति ने मुझे आज तक इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए नहीं कहा, ना दबाव दिया। भारत से जो मलयाली आते हैं धर्म परिवर्तन वाला गैंग, वो मुझे कहता है कि तुम मुस्लिम देश में रह रहे हो भैया मुसलमान बन जाओ। मुझे बहुत दबाव दिया, मैंने UAE पुलिस को कहा, UAE पुलिस ने पैक एंड बैक कर दिया। किसको? हिंदू को नहीं, वो धर्म परिवर्तन वाले गैंग को, कि UAE अपने देश का विकास चाहता है, वो कट्टरपंथ नहीं चाहता है, वो कट्टरपंथियों को पैक एंड बैक कर देता है। UAE समझ गया ना, मुस्लिम देश है ना, सऊदी अरब समझ गया ना, बहरीन समझ गया ना, कुवैत समझ गया ना। तो जब ये लोग समझ गए तो भारत का मुसलमान भी समझ जा भाई, कट्टरपंथ से काम। ये लोग बड़े शान से कहते अरे दुबई में इतने सारे हिंदू रहते हैं, कभी किसी मुसलमान ने मॉब लिंचिंग की क्या उनके साथ? वो तो मुस्लिम देश है, वहां तो सब सुरक्षित है, क्योंकि उसने कट्टरपंथ को बैन करके रखा है। यहाँ के कठमुल्ले दुबई जाकर ऐसी तकरीरें करेंगे ना, मार मार के लाल कर देगी वहां की पुलिस, उनको कुत्ता बना के मारेंगे। जाके यूनुस शेख में दम है, वहां स्पीच दे के दिखा, किसी हिंदू के बारे में अपशब्द बोल के दिखा, पुलिस उसको, UAE की पुलिस यूनुस शेख को कुत्ता बना के मारेगी। ये सारी स्वतंत्रता यहाँ इसलिए चलती है, हिंदू बहुसंख्यक है, उदार है। 23 साल से दोस्ती करके उसके पीठ पे छुरा घोप दो और फिर बोलो मुसलमान को घर क्यों नहीं मिल रहा है। यूनुस शेख अपने 23 साल के दोस्त को, जो 23 साल से दोस्ती है जितेंद्र आह्वान से, जिसके घर खाया पिया, उसकी बेटी को वो अपनी बेटी समझता था, एक पार्षद का चुनाव जीतकर कहता है अपने उस हिंदू दोस्त को कुत्ता बना के मारूंगा। पूरी दुनिया ये स्टेटमेंट सुन रही है। फिर बोलते हो कि मुसलमानों को कोई घर क्यों नहीं दे रहा है, मुसलमानों को कोई काम क्यों नहीं दे रहा है, मुसलमानों की दुकान से कोई खरीदी क्यों नहीं कर रहा है। अबे इसीलिए नहीं कर रहा है कि यूनुस शेख तुम जैसे गद्दार लोग हो जो दोस्त की पीठ पे छुरा घोप रहे हो। हिंदू दोस्त है वो, उसको कुत्ता बना के मारेगा तू, तो मुसलमान इसलिए जलील हो रहा है। सारी दुनिया देख रही है तेरा वीडियो।
आप मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने अभी तमाम मुसलमानों की बात करी कि मुसलमान जो है ओवैसी साहब की पार्टी के समर्थन में ना आए, उनको वोट ना दें, लेकिन जब मैं मुसलमानों के बीच में जाता हूँ उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, वो कहते हैं कि हमने अखिलेश यादव को भी देख लिया, चंद्रशेखर आज़ाद को भी देख लिया, तमाम लोगों को हम देख रहे हैं, हमारे मुद्दे की बात तो ओवैसी ही करता है, इसलिए हम तो अपने को ही वोट देंगे। जब एक बात चलती है ना कि मुसलमान अपना है, अपना अपना भाईचारा, तो कोई कहते हैं कि हम तो अपने को आगे बढ़ाएंगे। मुसलमान बहुत बड़े छलावे में है, ओवैसी अपना नहीं है। बहुत सारे दृष्टिकोण से मैं आपको बता सकता हूँ। ओवैसी पसमानदा मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं करता है, केवल अशराफ के बारे में ही वो बात करता है, और उसकी पार्टी में भी सारे पद अशराफ के लिए हैं, बड़े मुसलमानों के लिए हैं, पसमानदा के लिए कुछ भी नहीं है। वो खुद भी ऊंची जाति का है, पसमानदाओं को कहीं कोई समर्थन नहीं दे रहा है, और मुसलमान समाजवादी पार्टी को दे लिए वोट कह रहे हैं, बहुजन समाज को दे लिए, कांग्रेस को दे लिए, अब ओवैसी की तरफ जाएंगे, यानी कट्टरपंथी मुस्लिम पार्टी की ओर जाएंगे, जिसने अपना विजन क्लियर कर दिया है कि हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनाना है, यानी हिजाब और कट्टरपंथ, महिलाओं को स्कूल नहीं भेजना, लड़कियों के साथ भेदभाव करना, उनको चार दीवारी में कैद रखना, और वो आते ही साथ वो कहता है कि मैं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को फिर से नाफिज कर दूंगा, यानी कोई भी किसी भी मुस्लिम महिला को तलाक 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 बोले और छोड़ दे, हलाला को वो नाफिज कर देगा। तो इसका नुकसान मुस्लिम समाज को ही भुगतना पड़ेगा। मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि कल्पना करके देखो, तुम अफ़गानिस्तान या ईरान में रहते हो, रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। जितनी स्वतंत्रता तुमको भारत में है, कहीं नहीं है। तो क्यों ऐसे कट्टरपंथी आदमी को बढ़ावा दे रहे हो? किस पार्टी को वोट दे? बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बीजेपी ने क्या नहीं किया है? उज्ज्वला गैस योजना में किसी मुसलमान के साथ भेदभाव तो नहीं किया, आयुष्मान कार्ड योजना में किसी के साथ भेदभाव तो नहीं किया, प्रधानमंत्री आवास योजना में भेदभाव तो नहीं किया, हर घर नल योजना में भेदभाव तो नहीं किया, राशन योजना में भेदभाव तो नहीं किया, राशन से लेकर शौचालय तक मोदी जी ने बनवा के दिया और मुसलमानों को औसत से ज़्यादा लाभ मिला। उसके बाद आप हेमंता विश्व शर्मा को ये कहते हो हम तुम्हें किडनी तो दे सकते हैं पर वोट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई वोट? सारी योजनाओं में जब बीजेपी सरकार ने आपके साथ भेदभाव नहीं किया तो बीजेपी को वोट दो। और बीजेपी का नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी, भारत की जनता की पार्टी है। और ओवैसी की पार्टी का नाम मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एक वर्ग विशेष, एक संप्रदाय विशेष की पार्टी। और किसी भी धर्म की सांप्रदायिकता सबसे ज़्यादा भारी उसी धर्म के लोगों को पड़ती है। ये बात मुसलमानों को समझ जाना चाहिए।